गाड़ी दरवाजे के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक जोड़ा बहुत ही परेशान होकर उतर रहा था। ना जाने उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन बहुत ही उदास और लाचार थे। यह दवाखाना दिमागी मरीजों का था। उनके साथ एक 6 साल की लड़की थी। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर चल रही थी। जैसे ही वह दवाखाने के अंदर गए और सीधा वो रिसेप्शन में एक नर्स से बात करते हैं। डॉक्टर साहब हैं क्या? हमारा नंबर कब आएगा, जरा चेक करके बताओ। नर्स ने उनका नाम पूछा। मंद्रा ने जवाब दिया, मैं मंद्रा और मुझे मेरी बच्ची को दिखाना है, उसका नाम है त्रिशा। सर आपका नंबर 4 है, आप थोड़ी देर बैठिए, जैसे आपका नंबर आएगा मैं आपको आवाज़ दूंगी। नर्स ने ऐसा बोलकर मंद्रा और उसकी बीवी को बैठने का इशारा किया। मंद्रा अपनी बीवी स्नेहा और त्रिशा के साथ एक जगह जाकर बैठ गया। वक्त बीत रहा था और इधर मंद्रा और स्नेहा जरा परेशान हो रहे थे। मंद्रा उठकर बार बार डॉक्टर के केबिन के पास जाकर देख रहा था। उसे रहा नहीं गया तो फिर से एक बार वह नर्स से जाकर पूछता है, जरा देखिए और बताइए कितना समय लगेगा, मुझे जरा जल्दी है, हम बहुत परेशान हैं। नर्स ने अब जरा गुस्से से उसको जाकर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में नर्स ने आवाज़ लगाई, त्रिशा मंद्रा आप आइए। इधर स्नेहा और मंद्रा जैसे उस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, वहाँ से झट से उठकर खड़े हो गए और त्रिशा को पकड़कर डॉक्टर के केबिन में चले गए। वहाँ कुर्सी रखी थी तो मंद्रा ने स्नेहा को बैठने को और साथ में त्रिशा भी बैठ गई। डॉक्टर ने सामने रखा पेपर पढ़ा और पूछा, मंद्रा आप ही हो? ओके, बताइए क्या हुआ। मंद्रा बोलने लगा, डॉक्टर साहब ये मेरी लड़की है त्रिशा, 6 साल की है। कुछ दिन से घर में अकेले बैठकर बातें करने लगी है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। बोलो तो कहती है मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। वह दोस्त उसके साथ खेलता है, दिन तो छोड़ो रात को भी बैठकर बातें करती रहती है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती उसकी। इतने में स्नेहा मंद्रा की बीवी रोने लगती है। उसको चुप कराकर मंद्रा आगे बोलना चालू करता है। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। वो ये कहती है कि उसका दोस्त दरवाजे के नीचे से आया है और उसने त्रिशा को एक सिक्का भी दिया है। पता नहीं ये सिक्का कहाँ से आया घर में। हमने उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने को कहा, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आपके पास आए हैं। अब आप ही बताइए क्या करें। मंद्रा और स्नेहा का चेहरा देखकर डॉक्टर को पता चल गया कि बात जरा सीरियस है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं। डॉक्टर कुछ सोचने लगे, फिर मंद्रा और स्नेहा को बाहर जाने को कहा और त्रिशा के साथ केबिन में अकेले रुक गए। डॉक्टर ने त्रिशा को पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा को देखकर लग रहा था कि वह परेशान तो है, लगता था उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। उसकी आंखों के पास काले घेरे थे और उम्र के हिसाब से ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। डॉक्टर ने समझ लिया कि बच्ची तकलीफ में है। उन्होंने उसको पूछा, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले खेलती हो। त्रिशा बोलती है ना मेरा दोस्त, वो मुझसे मिलने आता है और मुझे यह सिक्का भी दिया है। उसने अपने जेब में से रखा सिक्का निकाल कर दिखाया। वह सिक्का बहुत ही पुराना सा लग रहा था, सोने जैसा लग रहा था, लेकिन वह सिर्फ उसका रंग था, अंदर से जंग लगे जैसा लग रहा था और टेढ़ा मेढ़ा सा था। बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ें संभाल कर रखते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम उस दोस्त के साथ रोज खेलती हो? त्रिशा ने कहा, हाँ मैं रोज खेलती हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ वह मेरे साथ आता है, मेरे साथ स्कूल में भी चलता है। डॉक्टर ने पूछा, क्या वो यहाँ पर भी है तुम्हारा दोस्त? त्रिशा ने कहा, हाँ। ऐसा कहते ही डॉक्टर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाकर देखा, उसको सब नॉर्मल लग रहा था। फिर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या वो सिर्फ तुमको दिखाई देता है? डॉक्टर उसको प्यार से पूछ रहे थे और मंद्रा और स्नेहा केबिन के बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। नहीं अंकल, वह मेरा दोस्त तो आपके पास खड़ा है, आपको देखकर हंस रहा है और वो ऐसे नहीं दिखता। यह सिक्का आपको हाथ में रखना होगा और बोलना होगा मुझे मरना है, तभी दिखेगा। डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन त्रिशा की बात सुनकर उनको भी लगा कि उसकी केबिन में कोई तो है,
लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उनको छू कर निकल गया। वो मन में ही मुस्कुराए और त्रिशा के पेरेंट्स को अंदर आने को कहा। मिस्टर मंद्रा, त्रिशा को थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये ऑटिज्म का केस है। ऐसे बहुत से पेशेंट यहाँ आते हैं। उनमें से जो अकेले होते हैं वो अक्सर अपने मन में जो सोचते हैं वो सच्चाई में महसूस करने लगते हैं और उनसे बातें करते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। चिंता की कोई बात नहीं है। यह दवाई मैं देता हूँ, आप देना चालू करो और कुछ हो तो मुझे आकर मिलो। और हाँ, त्रिशा को खुश रखो और उसको मनपसंद चीज़ें करने दो। उसको घुमाओ लेकिन अकेला मत छोड़ो। मंद्रा और स्नेहा बस हाँ बोलकर वहाँ से निकलते हैं। वो सब घर आ जाते हैं। इधर जैसे ही ये लोग जाते हैं, डॉक्टर कोई पेशेंट ना होने से वह भी थक कर आराम करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाते हैं, हाथ धोने के लिए। अचानक उनके दिमाग में त्रिशा की वह बात याद आती है। वो सिक्का त्रिशा वही छोड़ जाती है। सिक्का हाथ में उठाकर वह मन में ही बोलते हैं, क्या सच में मुझे मरना है? यह कहने से वह बच्चा दिख सकता है? और ऐसे बोलकर वह सिक्का बेसिन के ऊपर रखकर अपना चश्मा निकालकर चेहरे के ऊपर पानी मारने लगते हैं। और जैसे ही अपना सर उठाते हैं, शीशे में कुछ धुंधला सा दिखता है। वह ठीक से देख नहीं पाते। रुमाल से चेहरा पोंछकर अपना चश्मा चढ़ाकर देखते हैं तो शीशे में कोई नहीं दिखता। उनको लगता है कि यह उनका वहम था। जैसे ही वह पीछे मुड़ते हैं, उनके पीछे एक बहुत डरावना जला हुआ बच्चा बैठा था और वो उनको घूर रहा था। डॉक्टर को सोचने तक और आवाज़ देने तक का मौका नहीं मिला। वो इतना भयानक था, एक बिजली सी उनके सीने में दौड़ गई और एक जोर का दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं ज़मीन पर गिर गए और उसी जगह उनकी मौत हो गई। इधर वो सब चीज़ों से बेखबर शाम को मंद्रा और स्नेहा त्रिशा की पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं, खाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह स्नेहा मंद्रा के ऑफिस की तैयारी करने लगती है। मंद्रा को एक फ़ोन आता है। वह आंखें मूंदे ही फ़ोन उठाता है और उसकी नींद जैसे एक झटके में उड़ जाती है। वो कुछ समझ पाता कि स्नेहा वहाँ आ जाती है। स्नेहा त्रिशा के डॉक्टर की कल मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ा था उनको। यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, मंद्रा ने उसको देखकर कहा। त्रिशा अभी भी सो रही थी। कैसे करेंगे? स्नेहा को चिंता होने लगी। मुंबई में डॉक्टर्स की कमी थोड़ी है, हम कोई दूसरा डॉक्टर देख लेंगे त्रिशा के लिए, मंद्रा ने स्नेहा को समझाते हुए कहा। मंद्रा को यह सब सुनकर अब ऑफिस जाने का मन नहीं था। वह ऑफिस में फ़ोन करके आज भी छुट्टी ले लेता है। सुबह का काम निपटाकर वह खाना खाने के बाद मंद्रा त्रिशा को बोलता है, त्रिशा बेटा, आज मेरा मन घूमने का कर रहा है और आइसक्रीम खाने का कर रहा है, चलें क्या? त्रिशा को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। वह एकदम से तैयार हो जाती है। त्रिशा और मंद्रा जाते हैं और स्नेहा घर पर ही रुकती है। आज उनको घर में बहुत काम थी, सफाई करनी थी और ये उनका किराए का मकान था और यहाँ पर वो अभी शिफ्ट हुए थे। नए घर में काम तो रहता है। कल सारा दिन उनको दवा खाने में लग गया, इसलिए आज काम थोड़ा ज़्यादा था और यहाँ नए थे तो खास किसी से पहचान नहीं थी। एक ऑफिस वाला पहचान का था, शर्मा जी, जो पास में रहते थे, जहाँ कभी त्रिशा खेलने जाती थी। उनकी बेटी लगभग त्रिशा की उम्र की थी। मंद्रा और त्रिशा गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं और नेहा अपना काम चालू करती है। स्नेहा को ये घर पसंद नहीं था, लेकिन मंद्रा के ऑफिस के लिए उनको पास का कोई घर चाहते थे। वो सफाई करते करते घर के पीछे जाती है तो वहाँ एक दरवाज़ा दिखता है। खोलकर देखती है तो वहाँ सब कुछ पुराना सामान और कबाड़ पड़ा था। वो वहाँ जाती है तो हर तरफ धूल और मिट्टी होती है। लगता है यहाँ सालों से कोई सफाई नहीं हुई थी। स्नेहा जैसे ही अंदर जाती है उसको बड़ी खराब बदबू आती है। उसको लगता है कि कोई बिल्ली ने चूहा तो नहीं मारा है। यहाँ हर जगह देखने के बाद धूल के सिवा कुछ नहीं था और वो कुछ ढूंढने लगती है। उसको एक सिक्का मिलता है और एक पुरानी ट्रंक मिलती है। उसको जैसे ही खोलती है एक झटके से खुल जाता है और उसमें से कुछ निकलता है जो उसको धक्का मारकर उस रूम से बाहर भागता है। उसके पैरों के निशान धूल पर साफ साफ दिख रहे थे। स्नेहा भी उनके पीछे भागती है। वह घर के अंदर जाती है। पैरों के निशान देखकर लग रहा था कि कोई एक बच्चा था। तभी त्रिशा की बात याद आती है।
वो उसका दोस्त जो उसको मिलने आता है। पैरों के निशान ऊपर छत की तरफ गए थे। वह ऊपर भागती है, तभी कुछ एकदम ठंडा हवा सा झोंका उसको छू कर जाता है और उसके बाद वह बच्चा उसको सीढ़ियों में नीचे दिखता है तो वो उसको झुक कर देखती है। वो बहुत ही डरावना था, एक बाजू से जला हुआ और आंखों से खून गिर रहा था। स्नेहा बहुत डर गई, लेकिन कुछ करती उसको बहुत जोर का धक्का लगा और वह सीधे सीढ़ी से जमीन पर आ गिरी। सर से खून निकल रहा था और वो वहीं मर जाती है। ये सब चीज़ों से बेखबर मंद्रा त्रिशा को आइसक्रीम देकर पूछता है, त्रिशा मुझे बताओ, तुम जिस दोस्त की बात करती हो वह दोस्त आज तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? उसको आइसक्रीम नहीं पसंद? नहीं पापा, उसको तो आज खून पीने का मन हो रहा था, इसलिए वह आज घर पर ही रुक गया। त्रिशा ने जैसे ही ऐसा कहा मंद्रा के तो होश ही उड़ गए। उसको स्नेहा की चिंता होने लगी। वह त्रिशा को गाड़ी में बिठाकर अपना आइसक्रीम फेंक कर गाड़ी से घर की तरफ भागता है। घर आते ही देखता है कि घर के सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है और बाहर कोई नहीं है। मंद्रा भागते हुए अंदर गया तो देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह थरथरा रहा था। सामने स्नेहा खून में लिपटी पड़ी थी। मंद्रा एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और सभी दवाखाने की ओर भागते हैं। ऑपरेशन रूम में जाते ही डॉक्टर बाहर आकर कहता है, सॉरी, यह तो पहले ही मर चुकी है, उसकी मौत को लगभग 2 घंटे हो गए हैं। मंद्रा एकदम टूट सा जाता है। अभी लड़की की तबीयत के सवाल उसके दिमाग में थे कि उसको उसकी बीवी की मौत ने बिल्कुल हिला दिया था। उसकी मौत के 3 दिन के बाद भी मंद्रा उसके सदमे से बाहर नहीं आया था। त्रिशा भी कुछ भी नहीं खा रही थी। तभी शर्मा जी आते हैं। कुछ बातें होने के बाद शर्मा जी कुछ बताना चालू करते हैं। सुनो मंद्रा, तुम शायद मानते नहीं, लेकिन त्रिशा की हालत बहुत ख़राब है। मैंने बताया नहीं, लेकिन जिस दिन भाभी की मौत हुई उस दिन वो हमारे घर पर थी। तुम सब क्रियाक्रम में थे। यहाँ त्रिशा ने मेरी लड़की के हाथ पर काटा, काफ़ी खून निकला और उसे टाँके भी लगे हैं। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो त्रिशा ने साफ मना किया। कहा कि उसके दोस्त को त्रिशा के साथ किसी और का खेलना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने यह किया। मंद्रा मेरी सुनो, तुम अब डॉक्टर तो कर ही रहे हो, लेकिन एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ जो ये ना समझ आने वाली चीज़ें कर लेता है। तुम कहो तो मैं बुलाऊं? शर्मा जी की बीवी भी अंदर से यही बात दोहराती है। मंद्रा अब राजी हो चुका था। निकोलस नाम था उसका। वो एक चर्च के प्रीस्ट थे। घर में आते ही उनको यह बात तो पक्की हो गई कि घर में कुछ तो है जो बहुत ही बुरी आत्मा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने सब बात समझ ली और त्रिशा से मिलने के लिए उसके रूम में जाने लगे। त्रिशा अंदर सो रही थी। उन्होंने जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला, एक बच्चा जो पूरा जला हुआ था, उसका गला दबाकर दीवार पर घसीट रहा था, उसको फांसी लगा रहा था। सब लोग डर गए, लेकिन निकोलस ने अपने गले से भगवान का क्रॉस निकाला और उसके सामने रख दिया। वैसे ही उसने त्रिशा को छोड़ दिया और वहाँ से भागा। आज सब ने उस लड़के को देख लिया था और अब सब त्रिशा की बात समझने लगे थे, जो कि सब सही। निकोलस ने अब यह तो समझा कि कोई साया है जो बहुत डरावना है, लेकिन उसको क्या चाहिए यह समझ नहीं आया। वह ढूंढने के लिए उस घर की सारी चीजें देखना चालू कर दिया। वह देखना चाहता था कि वह सिक्के आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि अब जब त्रिशा के रूम में यह घटना हुई थी तो वहाँ पर सिक्के भी पड़े थे। हो ना हो कुछ तो रिश्ता है उन सिक्कों का और बच्चे का। पूरा दिन और आधी रात ढूंढने के बाद सब लोग घर के पीछे बने एक रूम में जाते हैं। रात के 1:30 बज रहे थे। सब लोग साथ में मिलकर एक पीछे वाले रूम में जाने के लिए आते हैं। निकोलस सबसे आगे था। उस रूम में बिजली थी पर बल्ब नहीं था। अंधेरे में निकोलस ने टॉर्च से रूम के अंदर देखने की कोशिश की। सब कुछ शांत था। वो सब अंदर गए, लेकिन जब निकोलस को वो अलमारी दिखती है, वह उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस अलमारी को खोलने के लिए जाता है, उसकी नज़र अलमारी के ऊपर पड़ती है। वह जला हुआ बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। निकोलस भी डर जाता है, लेकिन जल्दी होश में आकर अपने हाथ में रखा क्रॉस सामने रख देता है। वह जला हुआ बच्चा चिल्लाते रोते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। इस बात से यह पता चला कि उसको बस में लाया जा सकता।
थोड़ा संभलने के बाद उनको वो बक्सा वही मिलता है जो त्रिशा की माँ को मिला था। वो बक्सा खोलते ही बड़ी अजीब सी कपकपी महसूस होती है निकोलस को। वहाँ और भी सिक्के थे। अब समझ आया कि वह सिक्के कहाँ से आ रहे थे। यह सब देखकर निकोलस ने मंद्रा से कहा, यह घर आपका है क्या? यह बक्सा और अलमारी कहाँ से आई है? हमें यह सब जल्दी पता करना होगा, क्योंकि आज हमने त्रिशा के साथ जो होते हुए देखा, इसका मतलब ये है कि वह बच्चा त्रिशा के साथ खेलना नहीं बल्कि उसकी जान के पीछे पड़ा है। सुबह होते ही मंद्रा ने एजेंट को फ़ोन लगाया जिसने घर दिलाया था। उसने घर के पुराने ओनर का नाम और नंबर दिया। उनको जैसे ही फ़ोन किया सब बातें पता चली। जो ओनर थे उनको यह कहानी उनके दादाजी ने बताई थी। यह अलमारी और बक्सा काफ़ी साल पुराना है, लगभग 100 साल पुराना। एक जमींदार खुदाई कर रहा था खजाने के लिए। उसके लिए एक डायन ने बच्चों की बलि मांगी थी। उस डायन ने 3 बच्चों की बलि मांगी थी। एक बलि देकर तो हो गया था, दूसरी बलि देनी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिल रहा था। इसीलिए डायन ने उसी जिम्मेदार के बच्चे की बलि मांगी। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर धन की चाहत ने उसने हाँ कर दिया। लेकिन यह बात गांव वालों को न जाने कहां से पता चल गई। जब बलि देने की बारी आई तब सभी गांव वाले मसाल लेकर पहुंच गए। उन्होंने उस डायन को चलाना चाहा, लेकिन उसको काला जादू आता था। वह काले जादू की बहुत बड़ी साधक थी। वह धन कमाना तो एक बहाना था। वह बच्चों की बलि देकर अपने काले जादू की ताकत बढ़ाना चाहती थी। जैसे ही वह मरने लगी, उसकी काली रूह जमींदार के बच्चे में चली गई, तो लोगों ने उस बच्चे को भी जलाना चाहा।